कोरोना वायरस की भीषण स्थिति में ये मेरा प्रथम प्रयास है। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या है कि लॉकडाउन में मैनुअल क्लासेस संभव नहीं है और लोगों को नॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है। घर बैठे तैयारी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना। इसका भी मैंने नामकरण नहीं किया है चैनल का। मैं इस चैनल का नाम क्या करूँगा, लेकिन पहले मैं एक चैप्टर पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं इस चैनल का नामकरण करूँगा। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। मैं आपका परिचय करा दूँ, मेरा नाम है विशाल साक्य और मैं निवाड़ी कला इटावा का रहने वाला हूँ। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, जो होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? देखो, अर्थव्यवस्था एक विषय है, बहुत ही व्यापक विषय है अर्थशास्त्र, जिसमें कि हमारा अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन हुआ, उसी से अर्थव्यवस्था का निरूपण हुआ है। तो अर्थशास्त्र ज़्यादातर लोगों को बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट के रूप में लगता है। लोग इस विषय को समझने में घबराते हैं। और आज क्या है कि मैं आपको समझाने का एक बहुत ही सहूलियत और बहुत ही सरलतम शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि हमारा अर्थशास्त्र, सबसे पहले अर्थशास्त्र को जानने का प्रयास कर लेते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र होती है अर्थ, जिसका मतलब है धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन मतलब शास्त्र का मतलब है अध्ययन, मतलब ये धन से संबंधित अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। कोई भी किसी प्रकार का धन से संबंधित या वित्त से संबंधित या किसी प्रकार का लेन देन जब किसी विषय में सम्मिलित हो जाता है तो उसको ही हम अर्थशास्त्र की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के पिता, देखिए, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ की बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ ने। इसमें ही सबसे पहले अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया। तो इसमें क्या था कि अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक बातों का एक सम्मिलित रूप था। इसमें कुछ सिद्धांत थे और इसमें कुछ आर्थिक गतिविधियां थी। सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से हम ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करें, ऐसे सिद्धांत का निर्माण करें, ऐसे सिद्धांत को हम समाज में रखने का प्रयत्न करें जिससे कि मानव कल्याण का भलाई हो सके, मानव को मतलब मानव की आर्थिक क्रियाओं को एक बहुत ही सुदृढ़ विषय प्रदान हो सके और मानव की आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से चल सके। तो इस बारे में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया, जिसमें सिद्धांत दिए गए थे लोगों के कल्याण के लिए कि ऐसी कौन सी गतिविधियां अपनाई जाएं जिससे लोगों का कल्याण हो सके और वह अपना जीवन निर्माण अच्छी तरह कर सके। अब आते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, अर्थव्यवस्था भी इसका एक व्यवहारिक रूप है। किसका? अर्थशास्त्र का। किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य मैंने बता दिया है, कोई भी लेन देन, कोई भी ऐसी कोई जिसमें धन का सम्मिलित रूप हो, धन का जिसमें वर्णन हो जाता हो, वित्त की बात हो जाती है, इसमें लेन देन हो, कोई चीज खरीदना या बेचना या व्यापार का मामला, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कोई विषय पर ऐसी कोई बात आ जाए तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, कोई भी कामकाज होती है उसमें आर्थिक चीजें सम्मिलित होती हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक रूप, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। और इसमें क्या होता है कि आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का निष्पादन होता है। मतलब कि आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का निष्पादन। इसका तात्पर्य क्या होगा कि कोई आर्थिक वस्तुएं हैं, किसी प्रकार की आर्थिक वस्तुएं हम कह सकते हैं, साबुन, तेल या कोई भी निर्माण कार्य से संबंधित चीज़ें। और सेवाएं होती हैं, मतलब कि कोई भी सेवा, जैसे कि हमारी शिक्षा की एजुकेशन सेक्टर है जो हमारी सेवा प्रदान करती है, और जो एक बीमा सेवा देख लीजिए, हमारी परिवहन सेवा देख लीजिए, वो सेवाओं में आती है। तो इनका जो निर्माण, इनका जो आर्थिक क्रियाएं जो इसमें निष्पादित होती हैं, किसमें? अर्थव्यवस्था में, तो उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था समझ में लिया, छोटे स्वरूप है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही हमें अर्थव्यवस्था के बारे में अवगत कराता है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? मुख्यतः अर्थव्यवस्था के 5 प्रकार को सभी अर्थशास्त्रियों ने बनाया गया है। थोड़ा रोक ले। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के पहले टाइप को, जिसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? इसमें क्या होता है,
वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के साधनों पर बाजार या निजी का नियंत्रण, मतलब कि वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उस पर बाजार का नियंत्रण। बाजार का मतलब होता है निजी लोगों का, वो ही सारी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप सीमित एवं प्रतिस्पर्धा की नीति अमल में लाई जाती है। मतलब कि सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही सीमित होता है, इसमें सरकार का बहुत ही सीमित हस्तक्षेप होता है, सरकार बहुत ही कम चीज़ें इसमें सम्मिलित करती है। कहाँ पे थे, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि सरकारी हस्तक्षेप सीमित एवं प्रतिस्पर्धा की नीति, प्रतिस्पर्धा की मतलब कंपटीशन ज़्यादा होता है, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि किसी भी देश में अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर व्यापार में भी कई प्रकार की तो प्रतिस्पर्धा की नीति अमल में लाई जाती है। इसमें क्या होता है कि लोग, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, लोग अधिक से अधिक अच्छी वस्तुओं का निर्माण करने में रुचि दिखाते हैं, और इसमें क्या होता है कि आम लोगों को इसमें लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्हें अच्छी सेवाएं मिलती हैं, अच्छी उन्हें वस्तुएं उन्हें मिलती हैं। तो अच्छी वस्तुएं, अच्छी सेवा मिलेंगी तो सीधी सी बात है, लोगों को लाभ होगा। तो ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुई। देखिए, इसमें एक चीज़ और है हमारी, इसमें मूल्य का निर्धारण बाजार के आधार पर मांग व पूर्ति पर निर्भर करता है। जैसे ही इस पर, जैसे बाजार में मांग और पूर्ति होगी, उसी आधार पर इसमें मूल्य का निर्धारण होगा। मतलब कि अगर अच्छी वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी तो इसमें आय, उसकी डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो उसमें मूल्य का निर्धारण उसमें हाईएस्ट होगा, मतलब कि उसकी कीमत अधिक होगी। तो इस प्रकार इसमें मूल्य का निर्धारण बाजार के आधार पर मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। इसे बाजार मूल्य प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः देश हैं यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। दूसरी हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। आर्थिक संसाधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण। देखिए, आर्थिक संसाधनों से तात्पर्य है जितनी मशीनीकरण है, और उन पर क्या होता है कि सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, और इसमें सरकार ही नियामक उत्पादन करते हैं, आपूर्ति होती है। मतलब कि इसमें सरकार ही नियम बनाती है, सरकार ही आपूर्ति करती है और सरकार ही उत्पादन करती है। मतलब सभी सेक्टरों में सरकार का हस्तक्षेप होता है, उसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें मुख्यतः देश हैं हमारे जैसे रूस, चीन इत्यादि, और भी कुछ देश हैं, लेकिन ये मुख्य देश हैं, इसके बाद वर्णन किया गया है। तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह है कि यह पूंजीवादी एवं समाजवादी का मिश्रण है। पूंजीवादी और समाजवादी हम पढ़ के आए हुए हैं, जैसे कि हमारी पूंजीवादी जिसमें अभी आप पढ़े थे, और समाजवादी मतलब जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का जिसमें भागीदारी होती है, और पूंजीवादी जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है। उन दोनों का ये सम्मिलित रूप है कौन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें मूल्य का निर्धारण बाजार एवं सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार भी मूल्य का निर्धारण कभी कभी करती है, और बाजार मतलब कि इसमें जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो भी इसका मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो इसमें दोनों लोग मूल्य का निर्धारण करते हैं। इसमें मुख्यतः देश हैं जैसे कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस इत्यादि। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं चौथी अर्थव्यवस्था, चौथी प्रकार की अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए, क्लोज्ड से ही तात्पर्य लग रहा है कि बिल्कुल बंद, जहां पर किसी प्रकार की गतिविधियां ना हो, किसी भी बाहरी देश में कोई भी आवागमन ना हो, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। जिसमें क्या हो गया, आयात या निर्यात नहीं होता है, मतलब कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ना होना ही बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था को इसमें लिखा गया है, बंद अर्थव्यवस्था को लागू करना असंभव है। सत्य बात है, क्योंकि आज के इस दौर में हर एक देश को किसी न किसी देश में अपने हित के लिए आवश्यकता महसूस होती है, और सभी लोग एक दूसरे के सहयोग पर ही निर्भर है। तो इसमें इस प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें सभी चीज़ों का उत्पादन और प्रतिपादन इसमें अगर एक देश अगर कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर देश में अलग अलग तरीके का वातावरण है और हर चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। तो वो जब ज़रूरत महसूस होती है तो हम किसी न किसी दूसरे देश में वह चीज़ मंगवाने का प्रयत्न करते हैं। तो हमने चौथी अवस्था बंद अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा।
पांचवी अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे खुली अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। देखिए ओपन से ही समझ में आ रहा है आपको, शब्दों से ही आप लोग समझ जाएंगे कि ये कैसे होता है। सभी चीजों में छूट होती है। जैसे ऐसी अर्थव्यवस्था किसी को भी किसी से भी व्यापार करने की छूट, सरकारी हस्तक्षेप बहुत विरल होता है। सरकार ऐसी नीतियां बनाता है जिससे आम लोग उद्योग व्यापार आदि से प्रारंभ कर सकते हैं, आसानी से प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब को किसी से भी किसी प्रकार की कंपटीशन करने की आज़ादी होती है, छूट प्राप्त होती है। कोई भी किसी भी देश में अपनी व्यापार प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, अपनी कंपनियां खोल सकता है, और उनमें हर प्रकार की सारी चीज़ें, वह मालिक भी होगा, वह फाउंडर भी होता है, वह नियम बनाने वाला भी होगा, वो उत्पादनकर्ता भी होगा, वो आपूर्तिकर्ता भी होगा, वो हर प्रकार का वो ही एक खुद स्वयं में सब कुछ होगा। सरकार इसमें नियम कायदा बनाती, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सरकार नियम कायदे नहीं बनाती, सरकार नियम कायदे बनाती है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मामलों में बनाती है। ठीक है, अब हम देखिए, बंद कर लेगा, जूम करिए पूरा एकदम बढ़िया है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्र भी होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी होती है। वो कौन कौन से क्षेत्र है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए सब जितने भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्जाम में इन सिद्धांतों और इन परिभाषाओं के बारे में आपको लगातार प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। विभिन्न पीसीएस एग्जामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। देखो पहला, चलो चीज ज्यादा बात ना करते हुए पहले चीज को पढ़ते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर प्राप्त करना। प्राकृतिक संसाधन हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन हमारे होते हैं जैसे कि हमारे कच्चे माल, जो कि हमारे जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, जैविक गैसें हैं, और हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे पहाड़ हैं, हमारे बहुत सारी प्राकृतिक संपदा है। उनसे जो चीज़ हमें कच्चे माल के तौर पर प्राप्त होती है, मतलब जिससे हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं, तो उसे ही हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि उत्पाद, वानिकी, मत्स्य उद्योग। ठीक है, मतलब कि कृषि उत्पाद से संबंध, जैसे कि कोई भी कृषि संबंध, जैसे कि कोई भी खेत वगैरह, जब हम खेती वगैरह करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, वह कृषि से आ जाता है। वानिकी मतलब कोई भी हम पौधारोपण करते हैं, पौधारोपण से हमें प्राप्त होती है। जो भी हम किसी भी फलदान का पौधा लगाते हैं जिसमें फल प्राप्त होते हैं, वो वानिकी संबंध। मत्स्य उद्योग मतलब मछली का उत्पादन, मछली का व्यापार, ये मत्स्य उद्योग होता है। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग कर पक्का माल तैयार करना। मतलब कि तो क्या होता है कि कच्चे माल की तरह उपयोग करना, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग करना। मतलब कि हम प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल की तरह से हम उपयोग करते हैं, पर क्या होता है उससे हम पक्का माल बनाते हैं। जैसे कि हमने सीमेंट, जैसे कि हमने सीमेंट कहीं से भी सीमेंट का कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से हमने प्राप्त किया, और उससे हमने एक पूरा निर्माण, मतलब विनिर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया, मतलब एक पूरा रियल एस्टेट का एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो वो हमारा क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा। वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा रेडीमेड कपड़ा, तो जैसे रेडीमेड कपड़ा आप जानते हैं कि किससे बनता है, कपड़ा बनता है अपना ये किसी, जैसे कि हमारे सूती वस्त्र हैं, ये रेशम से बनते हैं, तो ये कच्चा माल होता है, उससे हम एक रेडीमेड कपड़ा तैयार करते हैं। हमारी बिजली है, बिजली हमारी पानी से बनती है, पानी भी एक प्राकृतिक क्षमता है। 2 मिनट बंद कर ली। बिजली पानी से बनती है, बिजली भी एक प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, कहाँ थे, ये भी बिजली हमारी भी प्राथमिक क्षेत्र से ही आती है, लेकिन इसमें क्या है कि हमने बिजली प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त किया, वह जब हमने बिजली का निर्माण कर लिया तो वह द्वितीय क्षेत्र कहलाया। निर्माण, हम कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, किसी प्रकार निर्माण करते हैं, वह निर्माण में आ जाता है। निर्माण में चाहे हम घर बनाने में आ जाएं, हम कोई भी वस्तु बनाने आ जाए, कोई भी हम ऐसी कोई मशीन बनाने में आ जाए, वो भी निर्माण कार्य बताया जाएगा। देखिए हमने एक चीज बता नहीं पाई थी यहाँ पर, प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी मतलब कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनका 17.8% की भागीदारी है। मतलब कि हमारे जीडीपी, हमारे जो
भारत की जीडीपी है पूरी, जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें इसमें 17.8% की भागीदारी है प्राथमिक क्षेत्र की। और इसकी द्वितीय जीडीपी में कितनी भागीदारी है? इसकी जीडीपी में हमारी 31% के लगभग इसमें भागीदारी है। पॉइंट में कुछ होगा, वो पॉइंट मैंने लिखा नहीं है। और तृतीय क्षेत्र हमारा है जिसे हम कहते हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ वस्तुएं नहीं सेवाओं का उत्पादन होता है। देखिए तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र, सेवा का मतलब है हम किसी प्रकार की किसी को हम सेवा दे सकें। कोई भी सेवा अगर किसी को प्रोवाइड की जाती है, जैसे सेवा में हमारे आ जाते हैं, जैसे कि हम एजुकेशन सेवा मतलब कि शिक्षा की सेवा किसी का करते हैं, हम बीमा संबंधित किसी की सेवा करते हैं, हम किसी भी प्रकार के संचार की सेवा करते हैं, मतलब कि किसी को हम संचार मतलब कोई भी टेलीफोन प्रक्रिया या कोई भी इंटरनेट के द्वारा प्रक्रिया, वह संचार प्रक्रिया में आ जाती है। और परिवहन सेवा, इसमें परिवहन में क्या आ जाता है? परिवहन में आ जाता है किसी को भी हम ऐसी सहायता प्रदान करना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किसी भी वाहन से जा सकें, किसी को ले जा सकें, तो ये परिवहन सेवा कहलाई जाती है। तो इसे हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। और इसकी जीडीपी में भागीदारी 53 कुछ परसेंट है, लेकिन इसमें 53% लगभग के रूप में मानी जाती है। तो सबसे ज्यादा जीडीपी में भागीदारी हमारी तृतीय क्षेत्र की है। और अगर हम बात करें 1947 और 50 के समथिंग, जब हमारा देश आज़ादी के दौर पर था, आज़ाद हो चुका था, उस टाइम पे हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, कृषि जो क्षेत्र और वानिकी क्षेत्र, इसकी भागीदारी लगभग 55% थी और इस पर ही सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। अब यहाँ पर क्या है कि तृतीय क्षेत्र में 53% तो भागीदारी है, लेकिन क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र अभी भी 80% या 75% या 80% के समथिंग लोग अभी भी इस पर निर्भर हैं, प्राथमिक क्षेत्र पर। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या, गंभीर समस्या है। इसको निदान करना प्रत्येक गवर्नमेंट के लिए आवश्यक है। और विश्वास से मुझे आशा है कि प्रथम वीडियो में मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया है, जो प्रयास किया है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। खुद किसी प्रकार की कोई भी अगर गलती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं इससे भी बेटर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि इकोनॉमी कोई ऐसी वैसी मामूली चीज़ नहीं है। इसे समझने का बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ा योगदान देना है आपको मेरे साथ में। चलिए इसी के साथ मैं अभी चैनल का नामकरण करूंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर हमारा चैनल भी ग्रोथ करेगा, आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है भाई साहब, नमस्कार।